नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ओवैसी बोले नहीं लेंगे सरकार की सुरक्षा, दिल्ली में चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार, शाह को लिखेंगे चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। आज तक से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि मेरी जान की कीमत पीलू खान अकबर और अखलाक से बढ़कर नहीं है। आप जब सबको सुरक्षा देंगे तो सांसद को सुरक्षा मिलेगी ही। आप यह नहीं कह सकते कि मेरी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर वह दिल्ली में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे, साथ ही वह एक लोक हथियार रखकर सावधानी बरतेंगे। उसकी भी परमिशन सरकार से मांगेंगे, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि मुझ पर गोली चलाने वाले लड़के कट्टरपंथी हो चुके हैं। कट्टरपंथ से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है। IMIM चीफ ने बताया कि कट्टरपंथ एक तथ्य है जो देश के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जिन कट्टरपंथी लड़कों ने यह हमला किया है और उन पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया, जबकि यही कानून एक फेसबुक पोस्ट करने या भाषण देने पर थोप दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सौरव गांगुली ने खुद पर लगे आरोपों पर किया पलटवार। वह करता हूं जो BCCI चीफ को करना चाहिए। जी हां दोस्तों, BCCI के चीफ सौरव गांगुली हमेशा ही सुर्खियों में छाए रहते हैं। गांगुली के लिए BCCI अध्यक्ष के तौर पर चुनौतीपूर्ण 26 महीनों के अंदर कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें कोविड-19 के कारण पैदा हुई परेशानियों से तो रूबरू होना ही पड़ा, लेकिन उन पर चयनकर्ताओं को प्रभावित करने और अपने कार्यकाल में महिला क्रिकेट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने के आरोप भी लगे। अब गांगुली ने उन पर सब आरोपों का जवाब दिया है। BCCI के चीफ सौरव गांगुली ने उनके ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए PTI से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को कुछ भी जवाब देने और इसमें से किसी भी निराधार आरोप का सम्मान करने की जरूरत है। मैं BCCI का अध्यक्ष हूं और BCCI के अध्यक्ष को जो करना चाहिए वह मैं करता हूं। साथ ही आपको बता दूं कि मुझे एक तस्वीर चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें मुझे चयन समिति की बैठक में बैठे हुए दिखाया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह तस्वीर जहां मैं सचिव जय शाह, कप्तान विराट कोहली और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज के साथ बैठे हैं, चयन समिति की बैठक की नहीं थी। जयेश जॉर्ज चयन समिति की बैठकों का हिस्सा नहीं है। मैंने भारत के लिए 424 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन, तीसरी लहर में ओमिक्रॉन ने इन लोगों को बनाया शिकार, केंद्र सरकार की चौंकाने वाली रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की औसत आयु 44 वर्ष रही, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा 55 साल था। अस्पतालों में भर्ती 1520 मरीजों पर हुए सर्वे में यह पता चला है कि ज्यादातर को गले में खराश की समस्या हुई और इस लहर में दवाओं का इस्तेमाल पहले की तुलना में कम हुआ। यह जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने दी है। दोस्तों बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट ही कारण था। इसके सर्वे के लिए 37 अस्पतालों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें पता चला है कि मरीजों की औसत आयु 44 साल और सबसे अधिक आम समस्या या लक्षण गले में खराश माना गया। पहले की लहरों में संक्रमित आबादी के वर्ग की औसत आयु 55 साल थी। यह निष्कर्ष कोविड-19 के नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री से निकला है, जिसमें 37 मेडिकल सेंटर्स में भर्ती मरीजों के बारे में डेटा एकत्र किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू, जाने और क्या क्या मिली छूट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना की स्थिति देखते हुए गृह विभाग की ओर से शुक्रवार को आंशिक संशोधन कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। नई गाइडलाइन में छूट का दायरा और बढ़ा दिया गया। सामाजिक राजनीतिक समारोह में अब 250 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। हालांकि आयोजनकर्ताओं को इसकी पूर्व सूचना प्रशासन को देनी होगी। बैंड बाजा वादकों की संख्या को इसमें शामिल नहीं किया गया है। समारोह में कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूरी होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरे प्रदेश से समाप्त कर दिया गया है। नई गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही श्रद्धालु फूल, माला, प्रसाद, चादर एवं अन्य सामग्री ले जा सकेंगे। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल
10 फरवरी से फिर से खुल जाएंगे, बाजार रात 10 बजे तक ही खुलते रहेंगे। दोस्तों, नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, मौसम समाचार। दिल्ली एनसीआर में जल्द बदलेगा मौसमी मिजाज, भारी बारिश के चलते अगले 24 घंटे इन राज्यों पर रहेंगे भारी। जी हां दोस्तों, जनवरी महीने के खत्म होने के साथ ही अप्रत्याशित मौसमी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई इलाके जहां शीतलहर के साथ भारी ठंड झेल रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में शीत से गंभीर शीत दिन के रहने की बात कही है। तो गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जाहिर की है। दोस्तों, वेदर अपडेट को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 फरवरी को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज एवं बिजली के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कमी आएगी। विभाग ने खास तौर पर कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले केंद्र की गलत नीतियों की वजह से साथ आए चीन और पाकिस्तान, यूएस ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिए गए बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से यह पूछा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं निश्चित रूप से इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि यह पाक और चीन का मामला है और इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह कम नहीं है, यह भारत के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि आपने हमें कहां पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका की स्ट्राइक में आईएसआईएस कमांडर मारा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा, हमने इब्राहिम अल हाशमी का खात्मा कर दिया, 13 मासूमों के मारे जाने की भी है खबर। जी हां दोस्तों, सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एयर स्ट्राइक पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। बाइडेन के मुताबिक एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया। शुरुआत में इस हमले में 13 आम लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद बाइडेन का बयान आया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर के हवाले से दावा किया कि इब्राहिम मारा जरूर गया है, लेकिन वो अपने ही बम का शिकार बना और इस दौरान उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सैनिकों की बहादुरी को सलाम, हमने जंग के मैदान में अब्बू इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराया। वो आईएसआई का लीडर था। ऑपरेशन के बाद सभी अमेरिकी सैनिक हिफाजत से अपने बेस पर लौट आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का तीखा तंज, बीजेपी ने चुनाव में हार के डर से कृषि कानून लिए वापस, भाषण से पहले किया ट्वीट, गोमूत्र पीकर आए। जी हां दोस्तों, संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला हुई। महुआ ने कहा कि यूपी में 70 सीटें खोने का ही डर था, जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। इससे पहले गुरुवार सुबह महुआ ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ ने लिखा कि मैं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने जा रही हूं। बीजेपी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी हैकलर टीम बाधा डालने वाले लोगों को तैयार कर ले और गोमूत्र के कुछ शॉट भी पीकर आए। महुआ सदन में 14 मिनट लगातार बोली। उन्होंने कहा कि यह सरकार इतिहास बदलना चाहती है, वह भविष्य से डरती है और वर्तमान पर अविश्वास करती है। राष्ट्रपति अपने संबोधन की शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोलते हैं जिन्होंने भारत के अधिकारों को सुरक्षित किया, लेकिन यह सिर्फ जुमला है। महुआ ने आगे कहा कि आपने हमारे अन्नदाता पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने बार बार कहा कि कृषि कानून न लाएं। मुझे लगता है कि आपको 700 से ज्यादा किसानों की मौत का कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही चुनाव नजदीक होते हैं आप पगड़ी पहन लेते हैं और गठबंधन की पेशकश करते हैं, लेकिन इस बार चौधरी भूलेंगे नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रेल यात्री ध्यान दें, यह नियम तोड़ा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, एनजीटी ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। इस दौरान कई लोग रेलवे स्टेशन पर चिप्स खाने पीने की, दूसरी चीजों के रेपर या फिर कोई और चीज बिना सोचे समझे इधर उधर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब रेलवे एक्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस आदत के चलते आपके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज भी हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वे अपने स्टेशन को साफ सुथरा रखे। इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की है। अभी तक सिर्फ जुर्माना वसूल कर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेलवे ट्रैक को गंदगी से मुक्त करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है, जो समय समय पर सरप्राइज चेकिंग करेगा। साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की हिदायत दी गई है। नॉर्दर्न रेलवे के आदेश के बाद यह व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू भी कर दी गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे सफलतम कप्तान कौन सा माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम, उस भारतीय क्रिकेट कप्तान का नाम जिसको कि भारतीय क्रिकेट जगत में सबसे सफल कप्तान के रूप में जाना जाता है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।